नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। कल बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। आज उन्हें एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। पूरी खबर को दिखाएंगे विस्तार से। होगी बात पीएम मोदी के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे की। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में प्राकृतिक खेती को लेकर बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की। तो पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त भी आज देश भर के करोड़ों किसानों को जारी की। देश के अन्नदाताओं के हक में मोदी सरकार कैसे ले रही है बड़े फैसले, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नीतीश कुमार चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता। राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा। सरकार बनाने का दावा किया पेश। कल गांधी मैदान में लेंगे 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का किया उद्घाटन। 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि की 21वीं किश्त की जारी। कहा, भारत जल्द ही प्राकृतिक खेती का बनेगा हब। प्रधानमंत्री ने श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सुकन्या समृद्धि योजना पत्र किए वितरित। सेवा भावना को बताया भारतीय सभ्यता की मूल पहचान। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बीच बांग्लादेश वापस जाने के लिए प्रवासियों की लंबी लंबी कतारें। वहीं 30% वोटरों के राज्य सीईओ कार्यालय की लिस्ट से लापता होने के बड़ी आयोग की चिंता। भाजपा ने देश विरोधी अभियान चलाने के लिए ममता बनर्जी को घेरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया को बताया परिवर्तनकारी पहल। दिल्ली में एनआईटी दीक्षांत समारोह में युवाओं से नई तकनीक खोजने का किया आह्वान। कहा, डिजिटल इंडिया से खुले अवसरों के नए द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने भगवान साईं बाबा की महासमाधि पर विशेष पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उनकी जीवन, शिक्षाओं और शाश्वत विरासत को समर्पित स्मारक सिक्का और डाक टिकट का सेट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना का पत्र भी सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुट्टापुर्थी में श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर विशेष पूजा अर्चना सेवा को समर्पित महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने गोदान कार्यक्रम के तहत किसानों को गाय भेंट की, जो उनकी जीविका और परिवारों के पोषण का अहम हिस्सा है। हिस्सा लिया। इस अवसर पर उनकी जीवन, शिक्षाओं और शाश्वत विरासत को समर्पित स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का सेट जारी किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने सत्य साईं बाबा के मानव सेवा ही माधव सेवा के भाव का उल्लेख किया। आज भारत के शहरों से लेकर छोटे गांवों तक, स्कूलों से लेकर आदिवासी बस्तियों तक संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का एक अद्भुत प्रवाह दिखाई देता है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये बाबा के अनुयायियों का सबसे बड़ा आदर्श है। उन्होंने ऐसे कई विचार हमें सौंपे जिनमें संवेदना, कर्तव्य, अनुशासन और जीवन दर्शन का सार मिलता है। वो कहते थे, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लेस टॉक, मोर वर्क। हम सभी के मन में आज भी श्री सत्य साईं बाबा के ऐसे जीवन सूत्र गूंजते रहते हैं। बेटियों की शिक्षा और
सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के दौरान 20,000 से ज्यादा बेटियों के नाम सुकन्या समृद्धि योजना में शामिल किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अब तक देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खाते सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले जा चुके हैं और इनमें 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है। उन्होंने देश के लगभग 100 करोड़ लोगों के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने पर भी संतोष व्यक्त किया। 2014 में देश में 25 करोड़ लोग ही सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं और बाबा के चरणों में बैठ करके कहता हूं, आज ये संख्या करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत की गरीब कल्याण की योजनाओं की, सोशल सिक्योरिटी देने वाली योजनाओं की विदेशों तक सभी इंटरनेशनल फोरम में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री सत्य साईं बाबा का ये जन्म शताब्दी वर्ष पीढ़ियों के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक दिव्य वरदान है। उन्होंने कहा कि आज भले ही वे दैहिक स्वरूप में नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रेम, उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में जोरदार स्वागत किया गया। सत साईं पुट्टापर्थी हवाई अड्डे से भगवान बाबा की समाधि स्थल तक आयोजित रोड शो में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो इनपुट के साथ पुट्टापर्थी से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण के 2 राज्यों के दौरे पर थे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया तो देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के सम्मान निधि की 21वीं किश्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने किसानों से कम 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू करने की अपील की और कहा कि पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान और स्टार्टअप मिलकर देश में नई खेती की क्रांति ला सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, मौसम की चुनौती, रासायनिक खादों का बढ़ता उपयोग और मिट्टी की कम होती उपजाऊ क्षमता किसानों के सामने कुछ ऐसी ही बड़ी चुनौतियां हैं जिनका कुछ समाधान प्राकृतिक खेती है। कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर 3 दिवसीय दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती का विचार पूरी तरह से भारतीय है और भारत जल्द ही प्राकृतिक खेती का हब भी बनेगा। नेचुरल खेती हमें क्लाइमेट चेंज, मौसम में हो रहे बदलाव का सामना करने में मदद करती है। यह हमारी मिट्टी की सेहत को स्वस्थ रख सकती है और इससे लोगों को नुकसान करने वाले केमिकल से भी बचाया जा सकता है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। नेचुरल फार्मिंग के साथ हम अगर श्री अन्न, मिलेट्स की पैदावार जोड़ते हैं तो ये भी धरती मां की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती दोनों मिलकर ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। उन्होंने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने खेती और किसानों के लिए बीते 11 वर्षों में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। बात चाहे किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे को बढ़ाकर मछुआरों और पशुपालकों को शामिल करने की हो या किसान सम्मान निधि के जरिए सालाना 6,000 रुपए की सहायता। कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले इसी मंच से हमने देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। अब तक इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को
4 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। प्राकृतिक खेती पर आधारित एक प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप, किसान और वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नेचुरल खेती को साइंस टेक बनाना ही होगा, जिससे इसका विस्तार आसानी से हो सके। कोयंबटूर से अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भावनात्मक पक्ष भी फिर से देखने को मिला। कार्यक्रम में मौजूद 2 बच्चियों द्वारा दिखाए गए पोस्टर को उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से मंगवाने का अनुरोध किया। पोस्टर प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चियों से कहा कि वे उनके संदेश को गंभीरता से लेंगे। दोनों बच्चियों ने दूरदर्शन से खास बातचीत में अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। आगे चलकर वो भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही बनना चाहती हैं और दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ाने की उम्मीद रखती हैं। My name is Shringa and my name is Mitra, and in our chart in one we wrote about the economy, and as I'm studying 8th grade now, before I graduate the Indian economy will become the largest economy in the world. And one more thing is that in the other chart we wrote before we vote the lotus will bloom in Tamil Nadu, and all thanks to PM Modi. Very happy, and I have a really like PM Modi and big fan of him. And that's why we came here to meet him today. And when he mentioned us, butterflies were flying in my stomach. How about you? It was blissful. I cannot just explain the emotions. I was just so proud. And since childhood, when I was very small, I call him Modi Tata, meaning very close. I like him a lot. So I cannot explain my emotions right now. I love you, PM Modi, and thanks for giving recognition for organic farming, which is actually the need of the hour. Love you. I want to become an entrepreneur, or I want to become Prime Minister like him. And I want to become a lawyer and solve all the problems in India. तो छोटे बच्चों में भी उत्साह इस बात को लेकर है कि वो भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा बनना चाहते हैं और भारत का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के तमिलनाडु के दौरे में देश के अन्नदाता किसान ही नजर आए और किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिहाज से आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खास रहा। कुछ आपको तथ्य भी जल्दी से बताते हैं कि आखिर कैसे मोदी सरकार लगातार राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से जो नेशनल फार्मिंग है उस पर जोर दे रही। नवंबर 2024 में इसके एक बड़े अभियान की शुरुआत हुई। 2481 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए। 15,000 समूह किसानों के बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास है। 7.5 लाख हेक्टेयर खेती का फिलहाल शुरुआती लक्ष्य लेकर आगे चला जा रहा है, जहां पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर सहायता प्रदान करके उनको लाभान्वित करने का इस मिशन के तहत काम हो रहा है। 10,000 संसाधन केंद्रों की एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है, जहां से हर प्रकार की सहायता और जानकारी किसान हासिल कर सकते हैं और प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4,000 रुपए की प्रोत्साहन सहायता राशि भी एक तरीके से प्राकृतिक खेती के लिए देने का प्रावधान इस मिशन के माध्यम से किया गया है। 10 लाख किसान अभी तक नामांकित हो चुके हैं, अपने आप को इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और देश भर में 806 प्रशिक्षण संस्थान भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ताकि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को बढ़ावा मिल सके। तो ये राष्ट्रीय मिशन प्राकृतिक खेती को लेकर कहां काम कर रहा है, पिछले साल नवंबर से ही 1 साल का वक्त हो गया है। उसी प्रकार से आज भी प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के प्राकृतिक केंद्र को लेकर अपने आप में एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। किसानों को समर्पित मोदी सरकार की जल्दी से कुछ आंकड़ों का जिक्र करें तो 2014 के कृषि बजट से 5 गुना ज्यादा कृषि बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष में दिखाई पड़ रहा है। ये दिखाता है कि खेती किसानी और किसानों के कल्याण के लिए किस प्रकार से मोदी सरकार समर्पित है। दूसरे तथ्य में देखें तो 2014 में खाद्यान्न उत्पादन जो था लगभग 240 मीट्रिक टन था, 2025 में बढ़कर 353 मीट्रिक टन, जो कि रिकॉर्ड उत्पादन के तौर पर है। ये बढ़ते हमारे खाद्यान्न उत्पादन को भी रेखांकित करता है। 2014 से 25 में सरकारी खरीद 7,871 MLT हुई है, जबकि 2014 से 4 से 14 के बीच यानी कि उस 10 वर्षों में महज 4,669 MLT हुई थी। यानी कि ये जो सरकारी खरीद भी है ये भी लगभग 2 गुने के आसपास पहुंचती दिखाई पड़ रही है। इसका सीधा फायदा किसानों को होने वाले MSP से आय में मिलता है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 21 किश्तों के माध्यम से लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। तो यह भी दिखाता है किस प्रकार से किसानों के हक में लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से लगभग
80 करोड़ आवेदकों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जो उनकी फसल को नुकसान हुआ था उसके बीमा का, जब उन्होंने क्लेम किया। तो ये अपने आप में फसल बीमा योजना का मिल रहा लाभ, जो कि मोदी सरकार ने ही शुरू किया। ये 2016 के बाद तक के आंकड़े हैं। पीएम किसान सिंचाई योजना के तहत 112 बड़ी परियोजनाओं की एक तरीके से शुरुआत की गई और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास बजटीय प्रावधान के तहत देश भर में जो मानसून पर आधारित पद्धतियां हैं उससे हटके हम सिंचाई व्यवस्थाओं को बेहतर सुदृढ़ कर सके, उस दिशा में काम किया जा रहा है। जल्दी से अगले तथ्य की बात करते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के माध्यम से 7.71 करोड़ किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण मिल चुका है। ये ऋण सस्ता ऋण होता है, इस पे ब्याज कम देना होता है और किसानों को कई प्रकार के लाभ लेने का एक तरीके से मौका मिलता है। और ये योजना मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में भी केसीसी के माध्यम से की जा रही है। लगभग 25 करोड़ से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड देश भर में जारी किए गए हैं और 8,272 प्रयोगशालाएं देश भर में स्थापित की गई हैं, ताकि जो मृदा स्वास्थ्य की जो समस्याएं आती हैं उस पर बेहतरी से काम हो सके और बेहतर जो जमीन होगी उससे बेहतर अन्न उत्पादन होगा। कम से कम उस दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। ये तमाम आंकड़े हम जल्दी से आपको बता रहे हैं ताकि किस प्रकार से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई है, जिसके तहत 1.13 लाख जो परियोजना है वो उसके तहत संचालित करने का काम किया जा रहा है और 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है, ताकि एक बड़ा कोष बनाकर जिसकी वजह से कृषि आधारित जो अवसंरचनाएं हैं उसको निर्माण करने में दिक्कत ना आए, इसलिए इस कोष की स्थापना करके उस पैसे को होने वाली दिक्कतों से रोकने का काम किया गया है। 1.8 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए, वन स्टॉप सेंटर के तरीके से किसानों के लिए हर प्रकार की जानकारी, सुविधाएं और हर प्रकार के यंत्र, बीज, उन्नत प्रकार की तमाम जो रसायन होते हैं वो सब चीजें यहां पर मिलती हैं। जैविक खेती के लिहाज से अगर बात की जाए तो 52,000 समूह गठित किए गए हैं। 15 लाख हेक्टेयर भूमि को इस दिशा में आगे जैविक खेती की जा रही है और 25 लाख किसान अभी तक इस दिशा में जुड़ चुके हैं जब जैविक खेती की बात की जाती है। इसी प्रकार से इनाम पोर्टल पे लगभग 1522 मंडियां जुड़ चुकी हैं। लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार एक तरीके से इनाम के माध्यम से हो चुका है। लगभग 2 करोड़ किसान इससे जुड़ चुके हैं और लगभग 4500 से ज्यादा एफपीओ जो है वो भी जुड़ चुके हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी जुड़े हुए। तो यानी तकनीक के आधार पर भी किसानों को जोड़ा गया है। बाजरा को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न को एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है और लगभग 38.4% बाजरा भारत में उत्पादित होता है। इस दिशा में श्री अन्न के तौर पर इसको दुनिया भर के बाजारों तक ले जाने का, मिलेट्स के तौर पर ले जाने का बड़ा काम पीएम मोदी सरकार कर रही है। मेगा फूड पार्क 2014 में 2 थे जो बढ़कर 41 हो गए। इनमें अधिकांश संचालित हैं और बाकी पे भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये अपने आप में एक आधारभूत ढांचे को विस्तार देने का काम बीते 10-11 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा किया गया, उसका जिक्र हम आंकड़ों के जरिए से आपके सामने कर रहे थे। तो अब इसी नजर से अगर देखें तो जो एमएसपी पर सरकारी खरीद में जो एक बड़ा बदलाव आया है, आप देख सकते हैं कि जो फसल है उसके अलावा 2014 में उसका एमएसपी क्या था, 2025 में उस फसल का एमएसपी क्या और कितना ज्यादा 2014 से 25 यानी 10-11 वर्षों में उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो धान में लगभग 81%, ज्वार में लगभग 147%, बाजरा में 122%, रागी में 226% और मक्का में 83% की बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि किसानों से उनकी उपज खरीदने के लिए लिया जाता है। अगली टेबल पे आते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से और बड़े अन्य फसलों में बदलाव हुआ है। अरहर में लगभग 86% का इजाफा हुआ है एमएसपी पे, मूंग में 95% का, उड़द की दाल में 81% का और मूंगफली में लगभग 82% का इजाफा हुआ है एमएसपी में, अगर 2014 से 2025 तक के इसके एमएसपी की तुलना की जाए तो। जल्दी से अगले तथ्य पे भी आपको अगर बता सके तो किस तरीके से अन्य फसलों पर भी बड़ा एक बदलाव आया। सोयाबीन पे लगभग 108%, काला तिल पर 172% और कपास पर 108% का एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है बीते 10-11 वर्षों में। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है सीधे तौर पर देश के अन्नदाताओं, किसानों को मदद देता हुआ नजर आ रहा है। तो आज का बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का, जो वो दक्षिण भारत में पहुंचे थे तमिलनाडु में, उस पर ही हम करेंगे चर्चा। किस प्रकार से देश को एक नई दिशा में आगे ले जाने की लगातार कोशिश हो रही है, इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष प्राकृतिक कृषि को संबल, किसानों को सम्मान निधि। और ये अपने आप में आज के प्रधानमंत्री के बड़े कार्यक्रम, जिसमें तहत प्रधानमंत्री ने न सिर्फ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया, साथ ही साथ उन्होंने किसान सम्मान निधि को भी एक तरीके से आज 21वीं किश्त जारी की। इस खबर पर बात करने के लिए डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा, जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में, सर बहुत स्वागत है। इसके अलावा विनोद आनंद जी हैं, जो कि मेंबर हैं प्रधानमंत्री कमेटी ऑन एमएसपी एंड एग्रीकल्चर इश्यूज को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर मल्होत्रा, शुरुआत आपसे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें और देश में लास्ट ईयर से एक मिशन की शुरुआत हुई और आज भी प्रधानमंत्री का तमिलनाडु का दौरा उस दिशा में एक मील का पत्थर है।
क्यों जरूरी है देश के लिए प्राकृतिक खेती और अभी हम कहां पे खड़े हैं और कैसे ये रास्ता आगे बढ़ता है? डॉक्टर मल्होत्रा। तो ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक खेती की बात कर रहे थे कि ये हमें वापस उसकी तरफ क्यों आना पड़ा? अगर आप देखें तो इसका जो एक थीम है जिसको लेकर आगे चले थे, उसको बोला गया था बैक टू द रूट्स कि हम रूट्स की तरफ वापस कैसे आए? क्योंकि ये आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें सेफ, सुरक्षित फूड जो है लोगों को उपलब्ध कराना है। साथ में जो हमारे खेती में जो बढ़ती हुई लागत है, उसको भी कम करना है। साथ में बात आती है कि क्लाइमेट अभी जो प्राकृतिक जो आप देख रहे हैं कि कई आपदाएं भी आती हैं और इम्पैक्ट हो रहा है जो क्लाइमेट चेंज का एडवर्स देखने को मिलता है उसको कैसे जो है हम लोग जो है एक तरह से सुझा सकते हैं उसके लिए सुझाव तो इसलिए जो है हमें उसकी तरफ जाना पड़ा और ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरुआत की गई और नवंबर 2024 में उस मिशन को की जो घोषणा हुई और उस मिशन के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है उसमें कई प्रकार के इंटरवेंशंस रखे गए जिससे कि उनको जो है ज्यादा से ज्यादा अपना सके और क्लस्टर बेस्ड यानी कि समूहों में जो है उसकी खेती हो तो इसके लिए करीब करीब जो बात करते थे 15,000 क्लस्टर जो है उसको बनाने के लिए प्रावधान रखा गया और इसके लिए 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया में प्राकृतिक खेती जो है वो की जाए उसके लिए कहा गया और अलग से प्रशिक्षण की ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसके लिए केंद्र भी बनाए गए हैं और साथ में जो आदान है इसके बहुत सारे उन आदान के जो है उत्पादन के लिए जो है करीब करीब आप देखेंगे तो इसमें 10,000 जो है बायो इनपुट के जो सेंटर है वो बनाए गए जिसमें कि जीवामृत और ब्रह्मास्त्र और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जो जैविक रूप से जिनको हम लोगों को प्राकृतिक खेती में आवश्यकता पड़ती है उनका उनके उत्पादन के लिए जो है उसका जो है एक तरह से प्रोविजन उसके अंदर रखा गया है और इसमें करीब करीब आप ये देखेंगे कि 2,481 करोड़ बजट का प्रावधान रखा गया और साथ में जितने भी सेंटर बने उन सेंटर के माध्यम से जो है उसका प्रचार प्रसार और उसका जो ज्ञान है जी उसको जो है बांटा जाएगा जी साथ में जो ये बात है कि अब इसके बाद आते हैं कि सर्टिफिकेशन एक बिल्कुल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पर भी काम हो रहा है जी जिसको कि एक सरल प्रक्रिया बने जिससे कि प्रमाणीकृत भी हो ठीक है जिससे सर, कि मैं आता हूं इस हमारे प्रमाणीकरण पे भी मैं आता जो हूं आपके साथ में। उत्पाद विनोद जी है भी हमारे साथ में जुड़े हुए। विनोद जी, क्योंकि सवाल ये प्रधानमंत्री आज अपील करते हैं कि देश के अन्नदाताओं को, किसानों को कम से कम प्रतिवर्ष प्रति 1 एकड़ की ओर तो प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बड़े बदलाव के लिए एक छोटी शुरुआत ही सही लेकिन एक बड़ा वाहक बनेगा भारत जैसे देश में। किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ा जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कर दी है। एक मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव लगभग 500 करोड़ रुपए जो कोऑपरेटिव के पैसे से बनी, एक नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई गई और उसकी मूल श्रृंखला पहले बना दी गई कि अगर अमूल की दुकान है तो अमूल की दुकान में इतना स्क्वायर फुट एरिया सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए होगा। तो जब एक बार आप किसान की ब्रांडिंग कर देते हैं, उसकी फसल को या उसके उत्पाद को बाजार से जोड़ देते हैं, तो बाकी का काम किसान अपने आप कर लेता है। और उसके साथ साथ में जैसे अभी पूर्व के वक्ता ने बताया इसके मल्होत्रा जी ने कि कैसे पिछले 10-11 वर्षों में उस पर एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम किया गया। हमारी कमेटी ने भी इससे संबंधित काफी चर्चा की और चर्चा के बाद हम लोगों ने उस पर एक संक्षिप्त विवरण भी सरकार को सौंपा है और उसके माध्यम से आगे पिछले 2-3 वर्षों से काम भी हो रहा है। तो बाजार की जो एक कमी थी उस बाजार की कमी कर दी गई, खत्म कर दी गई और जो कार्टेल उसके लिए काम करता था, जैसे मान के चलिए अभी कुछ एक कंपनियां ही सिर्फ उसका एक सर्टिफिकेशन करती थी, तो अभी उन सारी कंपनियों के सर्टिफिकेशन का उन सारी कंपनियों को कैंसिल कर दिया गया है जी। बाजार में और भी लोग हैं, अब नए लोग हैं वो भी सर्टिफिकेशन करेंगे, उसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई है जी। तो एक प्रॉपर एक कार्टेल था कि अगर एक्स कंपनी करे तो वो संभव है और वाई करे तो वो खराब है। तो ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी की और इस पूरे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में जो एक गैप था उसको पहले समाप्त किया गया, जिसका आप प्रतिरूप देख रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग में रकबा बढ़ रहा है, किसानों के जेब में अब सीधे पैसा जा रहा है। डॉक्टर मल्होत्रा, क्योंकि एक चीज ये भी है कि प्राकृतिक खेती की ओर शिफ्ट करने पे जो उत्पादन है उसमें कमी आती है, क्या ये एक हिचक अभी बनी हुई है या इससे हम आगे बढ़ गए हैं एक देश के नाते? नहीं, ये इस तरह का कई पैमानों से सिद्ध भी हुआ है कि शुरू में उत्पादन
जो है वो कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि अभी तक तो हम जो है एक तरह से केमिकल युक्त जो है खेती कर रहे थे। तो केमिकल युक्त खेती में जमीन को भी उस तरह की आदत पड़ गई थी कि जो रासायनिक उर्वरक बार-बार डालेंगे, जिसके जो कि उर्वरक की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। उसमें क्या हुआ कि कार्बन कंटेंट भी खेती में कम हो गया, जमीन के अंदर कम हो गया। तो कार्बन कंटेंट कम होने की वजह से जो है उसको पूर्ति करने के लिए हमें अलग से जो है बाहर से जो है कई केमिकल और अन्य पदार्थ जो है उसमें डालने पड़ते थे। लेकिन प्राकृतिक खेती में चूंकि ये रसायन रहित खेती है, इसमें प्राकृतिक रूप से पौधों को उगाते हैं और उसमें जो मुख्य रूप से देखा गया है कि जो जीवाणु है जमीन के अंदर उपलब्ध है और हमारी जो इकोलॉजी है उसी के अंदर, उसी का मान लो अगर पत्ते भी गिरते हैं तो पौधों का जो अवशेष है वो वही के वही वापस गिरता रहे, वहीं जाता रहे। तो खेत का जो एक तरह से मैं ये कहूंगा वेस्ट है वो वापस ही खेत में जाता रहे और वो एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर के रूप में ऐड हो और सोयल का जो कार्बन है वो मात्रा अपने आप से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो वो अगर आपने आज से प्राकृतिक खेती शुरू की है तो उसमें जो कार्बन कंटेंट है और उसका जो वो स्वरूप है आने में 3 साल का समय लगता है। 3 साल तक हमें जो उपज है वो कम मिलती है। 3 साल के बाद हम उस लेवल के पास जो है पहुंचने लगते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कम भी होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि कुछ अगर थोड़ा सा उत्पादन कम है लेकिन नेचुरल होने की वजह से उसका जो प्राइस है वो अधिक होने की वजह से वो कंपनसेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं और शुरू में यही कहा गया है कि किसान अपने खेत में कम से कम जो उसके पास जमीन है उसका 10% हिस्सा जो है नेचुरल फार्मिंग में लगाए, शुरुआत करे। शुरुआत करने के बाद अगर उसको परिणाम और अच्छे लगते हैं और उसी तरह की फसलों का भी चुनाव करे जिनका मूल्य अधिक मिलेगा। और प्राकृतिक खेती में जो भी उत्पाद बन करके तैयार होगा वो अपने लिए एक तरह से मैं ये कहूंगा सेहत के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए वातावरण के लिए भी अच्छा होगा। जो हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे जो एक तरह से तो प्राकृतिक उससे बड़ा उसमें नुकसान होता है, ये तो ये सब एस्टेब्लिश जाता है। फैक्ट है सर। एक बात में विनोद जी सवाल ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग में ग्लोबल हब के तरीके से हम एक ब्रांड के तरीके से आगे आके दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, लेकिन यहाँ तक के सफर के लिए हमें किस तरीके से आगे बढ़ना होगा? क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग खेती है, पैदावार है, परंपराएं हैं। क्या एक समान तरीके से हम एक नीति से आगे बढ़ सकते हैं या हमें अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से अलग नीति पे काम करना होगा? विनोद जी। देखिए, भारत में 20 करोड़ पशु हैं और जो काउडंग है जिसको हम गोबर कहते हैं और बाकी का जो फार्म वेस्ट है वही एक रास्ता है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी की एक और स्कीम है गोवर्धन स्कीम, जो कम प्रचारित प्रसारित की जा रही है या की गई है कि उसके बारे में बातचीत कम की गई है। कंप्रेस्ड बायोगैस अब 5% मिलाना 2028-29 तक ये जिम्मेवारी होगी। जो भी जितनी भी तेल कंपनियां खरीदने वाली हैं वो 5% कम से कम वो कंप्रेस्ड बायोगैस को मिलाएगी अपने फ्यूल में। तो इतना बड़ा डिमांड कंप्रेस्ड बायोगैस का जो आने वाला है तो किसानों को एक अतिरिक्त आय इससे मिलेगी। तो जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है या वैसे जितने भी राज्य हैं जहां पे पशु ज्यादा है परंतु मान के चलिए उनमें दुग्ध का उत्पादन कम होता है, लेकिन गोबर और जो बायोमास है उसकी मात्रा बहुत है, उसका सदुपयोग हम इससे बड़े स्तर पे कर सकते हैं। तो आने वाले समय में 25 से 30 से ज्यादा 50 से ज्यादा कंप्रेस बायोगैस के प्लांट बिहार जैसे राज्य में अगर लगते हैं और वहां से उसकी खरीदारी होती है तो उसके दो फायदे होंगे। एक, जो उससे वेस्ट प्रोडक्ट से जो खाद निकलेगी, जो सैलरी निकलेगी, वापस खेत में प्रयोग इन सिटू होगी, वहीं उत्पादित हो रहा है, वहीं उसका कंजप्शन हो रहा है। और दूसरा, उसके बदले में सरकार उनके कंप्रेस बायोगैस को खरीदेगी भी। और उसके साथ साथ में जो नेचुरल प्रोडक्ट आएगा वो मैंने आपको बताया कि सहकारी तंत्र से जो खरीदा जाना है वो एक अलग है। तो अभी ये समय है कि एग्रीकल्चर को और कोऑपरेटिव को इन दोनों के बीच में और जो एनर्जी है, जो पेट्रोलियम एनर्जी है, इन दोनों के बीच में एक समन्वय बिठा करके और वो एक होलिस्टिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखना होगा। ये तो एक पहली बात। दूसरी बात, वैसे सारे देश जहां पे हम इंटरनेशनल वैल्यू चेन में अभी थोड़ा पीछे हैं, जहां एक एक्स या वाई कंपनियों की का ही सिर्फ सामान जाता है, वहां पे हमारे किसानों का एक सीधा तंत्र कैसे बने, उसके लिए मल्टी स्टेट मल्टीपर्पस जो एक हमारा जो एक नेचुरल फार्मिंग का, और इसके साथ साथ में दो और सहकारी संस्थाएं बनाई गई है। एक एक्सपोर्ट के ऊपर, जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट में भी उनको किसानों को मदद करेगी,
तो मान के चलिए कि अगर बाजरा 200 मिलियन टन उत्पादन हो रहा है जी और उसका हम एक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये तीनों सहकारी संस्थाएं, जो बीज की है, जो आपके नेचुरल फार्मिंग की है और जो एक्सपोर्ट की है, तीनों साथ में मिलके किसानों को जी सारी सुविधाएं मुहैया करवाएगी, जिसके माध्यम से सब कुछ अच्छा होगा। हिंग नगेला फिटकरी कहते हैं, सब रंग चोखा। बिल्कुल, रंग तो भी चोखा है किसानों जी। को एक ऐसे जी सारी चीजें मिले, इसकी बिल्कुल व्यवस्था पहले कर दी जी। गई है। डॉक्टर मल्होत्रा जी, क्योंकि आप सर्टिफिकेशन का भी जिक्र कर रहे थे, हम इस नेचुरल फार्मिंग को वैज्ञानिक पद्धति के तौर पर पूरा वेल और रिसर्च तरीके से अपनाएं और उस दिशा में आगे बढ़ें। जो किसान इस वक्त अगर आपको सुन रहे होंगे, किस तरीके से आप उनको सलाह देना चाहेंगे कि जो अब आगे बढ़ना चाहते हैं वो कैसे बढ़े, उन्हें क्या करना होगा? उसमें जो पहली तो बात यह है कि हमारे अलग-अलग राज्य में और हर एक जिले में जो हमारे मैं ये कहूँगा कि उद्यान अधिकारी भी हैं और साथ-साथ में कृषि अधिकारी भी हैं। उनसे मिल कर के इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लें। जो राष्ट्रीय मिशन चलाया गया है नेचुरल फार्मिंग का, ये एक तरह से नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री जो ये कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर प्रधानमंत्री सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना बनी है, उसके अंतर्गत जो है इसका प्रोविजन रखा गया है और किसान इसका फायदा ले सकते हैं नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग का। और उसके अंतर्गत जैसे 4,000 रुपए पर साल प्रति वर्ष जो है उसमें उनको जो है एक तरह से मिलेगा ये अनुदान, और उसका अनुदान का फायदा ले सकते हैं और अपनी फसलों का चुनाव कर सकते हैं। और नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट करना है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए किस तरह का लाभ उनको मिलेगा और किस तरह की सपोर्ट जो है वो सरकार की तरफ से मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी ले लें। उसके लिए एक नेशनल पोर्टल भी बना है और उस नेचुरल फार्मिंग के उस पोर्टल में वो किसान अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और उस फार्मिंग पोर्टल पर रजिस्टर कर करके जो भी उसकी प्रक्रिया है उसमें भागीदार बनेंगे तो उसका निश्चित रूप से उसको लाभ भी मिलेगा और नेचुरल फार्मिंग की तरफ वो उसी तरह की फसलों का चुनाव करेगा जो वहां पर एक तरह से उसको मार्केटिंग ब्रांडिंग करके और उसको एफपीओ के साथ भी फर्दर जोड़ा जा सकता है, जी जिससे कि उसको मैं ये कहूंगा कि उसको उत्पाद में आगे जो है मार्केटिंग में भी दिक्कत ना आए। और जी जैसे कि अभी बात कर रहे थे नेशनल कोऑपरेटिव्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बने हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स इसी तरह से एक्सपोर्ट करने के लिए भी कृषि में उसकी सहायता मिल रही है, तो उनके साथ जुड़ना होगा जी और उनका लाभ जो है उनको पूरे रूप से पहुंचे। तो नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के जितने भी विकल्प हैं उनको जो है अपनाने की जरूरत है। बिल्कुल। विनोद जी, क्योंकि सवाल ये है कि दशकों से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के समय से रसायनों का प्रयोग करके हमने लगातार किसानों को इस दिशा में प्रेरित किया है। अब एक तरीके से बड़ा एक यू टर्न कहा जा सकता है, लेकिन हम इस दिशा में कब तक वापस आएँ और नेचुरल फार्मिंग हमारी मेन फार्मिंग के तरीके से इस्तेमाल हो, कितना एक समय लग सकता है और किस तरीके से हम इस अपने पूरे प्रयास को लोगों को समझाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में आंकड़ा डबल है, जो 2 गुना हुआ है आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सीरियल्स की देन नहीं है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन बढ़ा है और उसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये उसकी देन है। आने वाले समय में मान के चले भी 5 साल का आगे का हम समय लें, सबसे पहले किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी जब बार बार कहते हैं कोई बात तो उनको समझ में आती है। जो सीधा संवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसान से करते हैं और उनको बिल्कुल फ्री चॉइस देते हैं कि आपको जो चाहिए आप मुझे बताइए। 15 अगस्त में भी उन्होंने एक लाल किले की प्राचीर से भी ये बात कही। तो जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है कि वैसा रिसर्च जो एक पर्टिकुलर कार्टेल को एड्रेस करता हो, हमको वो नहीं चाहिए जी। तो संस्थाओं में भी जो रिसर्च की भी संस्थाएं हैं उसमें भी बदलाव होना है। वो सारे जो बायो प्रोडक्ट्स बायो के नाम पे जो बाजार में उपलब्ध थे उस पर एक लंबी मुहिम छिड़ी हुई है। तो एक समुचित व्यवस्था जो सारा इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है उसका सीधा सीधा फायदा किसान को ना ही सिर्फ उसके उत्पादन में बल्कि उसको बाजार से जोड़ने में। आज ऑर्गेनिक आलू की डिमांड बहुत ज्यादा है तो बनासकांठा डेयरी ने शुरू की। बनासकांठा डेयरी ने मान के चलिए एनडीडीबी के साथ और अमूल का तो भाग है और बाकी एजेंसियों के साथ उसको एक्सपोर्ट करने में सीधा सीधा मदद कर रही है जी। तो एक जिले से 100 करोड़ रुपए का मान के चलिए अभी आलू एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके साथ साथ में और भी कई ऐसी गतिविधियां है कमोडिटी वाइज जिसपे सारा कुछ हो रहा है जी। तो ये जो पूरा एक समुचित समन्वित व्यवस्था की गई है, इसका फायदा न पॉलिसी लेवल पे ही सिर्फ हो रहा है
बल्कि ग्रास रूट पे भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जी। और अब सरकार की जो काफी जो इंडिजिनस एक एक्सटेंशन सिस्टम है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव है, जो पहले नहीं थी। और एमएसपी का अभी सारे आंकड़े आपने दिए, बिल्कुल, एक तरीके से तो उसका सब फायदा कुछ विन विन सिचुएशन है। जी। अभी हमको इसको आगे लेके और चलना है और आगे लोगों से और बातचीत करनी है जी। और किसान भाइयों के साथ मिलके उनको समझा के और उनको वापस सहकारिता की तरफ, बिल्कुल, सहकारिता वापस तंत्र की सहकारिता और वापस जो हमें कृषि की नेशनल मूल फार्मिंग की शिक्षा ओर लेके आगे जाना बढ़ना होगा। तब शायद बेहतरी से हम न सिर्फ अन्न उगाएंगे बल्कि ऐसा अन्न जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा फायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया अपना समय साझा करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद अब बात बिहार की। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। नए मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के CM के पद की शपथ लेंगे। कल के शपथ ग्रहण से पहले आज दिन भर पटना में बैठकों का दौर जारी रहा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया तो विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। JDU की बैठक में नीतीश कुमार नेता चुने गए। उसके बाद दोपहर बाद हुए NDA की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में NDA का शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई पड़ेगा, जब तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता पटना के गांधी मैदान में एक ही मंच पर मौजूद होंगे। बिहार में नीतीश के सर फिर ताज, चुने गए NDA विधायक दल के नेता बनेंगे 10वीं बार फिर CM। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को मिली प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसी कड़ी में नीतीश कुमार को NDA विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया। अब वो गुरुवार को राज्य में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, साथ ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। NDA के घटक दलों ने नीतीश कुमार को विधायक दल के नेता चुने जाने पर खुशी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को NDA विधायक दल का नेता चुना गया है। ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि जनता के इस विश्वास पर अब हम लोग खरा उतरें। इधर बिहार भाजपा विधायक दल की भी बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को भाजपा विधायक दल का उपनेता चुना। विधायक दल की बैठक
और रुक करते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता मधुरेश का, जो इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहा है, क्योंकि कल के बड़े दिन से पहले पटना कहा जाए, बिहार कहा जाए, लगातार न सिर्फ बैठकों का दौर जारी है बल्कि राजनीतिक सियासी हलचल भी लगातार तेज हो रही है। मधुरेश, बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर तो सहमति बन गई है, लेकिन कल के शपथ ग्रहण समारोह में और कौन कौन से संभावित चेहरे होंगे जो शपथ लेते नजर आएंगे, सभी घटक दलों के सहयोगी जो एनडीए के हैं? मधुरेश। हाँ बिल्कुल, देखिए कयासों का तो भरमार लगा पड़ा हुआ है। लगातार बड़े बड़े नामों को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से आज हमने दिन में देखा, जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही थी तो वहां पे जो विधायक दल के नेता थे वो सम्राट चौधरी को चुना गया। उसके बाद उप नेता भी एक का भी चुनाव किया गया जो कि विजय कुमार सिन्हा को किया गया। और बड़ी बात यह है कि दोनों ही पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे। ऐसे में ये कयास भी तेज हो गई है कि इस बार फिर से जो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे वो 2 बनाए जाएंगे और दोनों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहले की तरह पूर्ववत अपने पद पे बने रहेंगे। इसके अलावा कई नाम जो हैं वो चर्चा में चल रहे हैं, जैसे कि पिछली बार नीतीश मिश्रा जो थे वो उद्योग मंत्री थे। इस बार फिर से कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश मिश्रा को उद्योग दिया जा सकता है। इसके अलावा श्रवण कुमार की बात करें या फिर अशोक चौधरी की बात करें, विजय कुमार सिन्हा की बात करें, एक नाम जो है प्रेम कुमार का, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। प्रेम कुमार जो है वो गया से विधायक हैं और प्रेम कुमार के बारे में पहले चर्चा चल रही थी कि उन्हें कोई मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन अभी प्रेम कुमार का जो नाम है वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेम कुमार को ही विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रेम कुमार बीजेपी के कोटे से गया से विधायक है। इसके अलावा अगर बात करें जीतन राम मांझी की पार्टी की, जो कि एनडीए की एक घटक दल भी है, तो जीतन राम मांझी की पार्टी से एक मंत्री बनाए जाने की बात चल रही है। संतोष सुमन जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, समझा जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। वर्तमान सरकार में वो लघु सिंचाई मंत्री थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी उन्हें लघु सिंचाई विभाग ही दिया जाएगा। इसके अलावा रालोसपा की भी बात करना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा आज जब एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए आई थी तो उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी, हालांकि उन्होंने कुछ खुल करके कहा नहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या मंत्री पद आपको दिया जा रहा है या दिया जा सकता है, उन्होंने कुछ खुल करके कहा नहीं, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी ये बयां कर रही थी कि शायद उन्हें कुछ इशारा मिल गया है। और कयास लगाया जा रहा है कि स्नेहलता कुशवाहा को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, बताया जा रहा है कि इससे 3 जो विधायक हैं उनको मंत्री पद दिया जा सकता है, जिसमें संजय कुमार, संजय पासवान और जो लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उनका नाम जो लिस्ट है उसमें काफी आगे रख रहे हैं लोग। तो ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि लोजपा रामविलास से जो राजू तिवारी है उनको कोई महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मधुरेश। और कल के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे लगातार आप नजर रखिए, आपके माध्यम से हम दर्शकों तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कश्मीरी पुलाव या बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय रूस के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की तो रूस के अन्य बड़े नेताओं के साथ भी बैठक की है। दोनों देशों के नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। तो डॉक्टर जयशंकर ने रूस के 2 शहरों में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी किया है। अगले महीने भारत आने वाले रूसी राष्ट्रपति की यात्रा से पहले भारतीय विदेश मंत्री की रूस की यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने येकातेरिनबर्ग और कजान में भारत के महावाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इन वाणिज्य दूतावासों के खुलने से भारत और रूस के बीच तकनीकी, वैज्ञानिक, आर्थिक और व्यापार सहयोग और मजबूत होगा। The opening of the consulate will give impetus to enable and to strengthen the technological, scientific, economic and trade collaboration between Indian and Russian industries. Kazan is one of the most visited cities in Russia. I've had the pleasure of going there myself after Moscow and St. Petersburg. And with good reason, the consulate will help strengthen people-to-people ties by encouraging cross-cultural exchanges and high-tech participation. I'm confident that with the opening of the 2 new consulates, there will be a further strengthening of India-Russia ties, and this will surely mark a new phase in our relationship. इस दौरान मॉस्को में विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पुतिन को शुभकामनाएं और बधाई दी। ये मुलाकात भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले हुई है। बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटूरोव से भी मुलाकात की। इस दौरान अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले वार्षिक भारत रूस नेता शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। वहीं विदेश मंत्री ने मॉस्को में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसी के साथ विदेश मंत्री ने मॉस्को में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक रुकते हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक।
एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। चुनाव आयोग ने जब से देश में SIR 2.0 की शुरुआत की है, उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC लगातार इसका विरोध कर रही है। SIR के शुरू होने के बाद से पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी वापस बांग्लादेश जाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने SIR को लेकर चुनाव आयोग पर भी बेवजह सवाल खड़े किए हैं। तो बीजेपी ने देश विरोधी अभियान चलाने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल में SIR के डर से अवैध बांग्लादेशी छोड़ रहे हैं भारत। क्यों कर रही है ममता SIR का लगातार विरोध? घुसपैठ को पनाह देने के पीछे क्या है एजेंडा? पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया जारी है। इस बीच राज्य में SIR के डर से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी भारत छोड़ वापस जा रहे हैं। राज्य के बशीरहाट के न्यू टाउन, हकीमपुर चेक पोस्ट जैसे इलाकों से कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय सीमा छोड़कर वापस जाते देखे जा रहे हैं। राज्य के हकीमपुर चेक पोस्ट से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक सीमा पार करने के लिए लाइन में खड़े पाए गए। बांग्लादेशी नागरिकों का कहना है कि वे संदेश खाली के धामाखाली क्षेत्र से दलालों की मदद से भारत में घुसपैठ कर आए थे। पहले वो सॉल्ट लेक के अलग अलग इलाकों में रहते थे और फर्जी दस्तावेज बनाते थे। वहीं एक तरफ बांग्लादेशी नागरिकों के पश्चिम बंगाल छोड़ने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दूसरी ओर लापता मतदाताओं की संख्या से चुनाव आयोग चिंतित है। राज्य CEO कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक कम से कम 36 विधानसभा क्षेत्रों में 26 से 30% मतदाताओं को BLO ढूंढ नहीं पाए हैं। 99.64% एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का काम खत्म होने के बाद भी ये 30% वोटर अब भी राज्य CEO कार्यालय की लिस्ट में अनट्रेसेबल हैं। जो मैं आउटसाइड में रहते हैं और कोई इलेक्टर्स है जो इधर नहीं है, क्योंकि तो हमारा ग्राम है, हम छोटा से बड़ा हुआ सब लोग को साथ हमारा पहचान है, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2-4 आदमी जो बाहर से आया उसको हम ट्रेस करने के कोई प्रॉब्लम है। हमारे जो बूथ है वो ऐसे कुछ वोटर है जिसको हम उसको पहचानते ही नहीं, उसका कहाँ जानते नहीं, हाँ जानते नहीं वो कहाँ रहते हैं। और अभी भी वो हमारे पास कोई मैसेज नहीं किया कि हम आपके वोटर है, हम आपके पास जा रहा है, ऐसा कोई नहीं। 2 आदमी मेरे साथ कांटेक्ट किया, एक ले गया और एक वो ऑनलाइन में कर दिया। बाकी जो और 10-12 है उसका हम अभी तक उसका कोई पहचान मेरे पास नहीं है। BLO का दावा है कि उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक हर जगह यही अनुभव है। इस सूची में 2 24 परगना के साथ साथ राजारहाट, गोपालपुर, राजारहाट, न्यू टाउन, बुराईपुर, सोनारपुर, कोलकाता पोर्ट, माटिया बुरूज, कस्बा, काशीपुर, बेलगछिया, रायगंज, कालियागंज, हावड़ा, दुबराजपुर, आसनसोल, खड़गपुर जैसी विधानसभाओं के नाम शामिल हैं। 30% वोटरों के अनट्रेसेबल होने के पीछे 3 तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक, अनट्रेसेबल वोटर काम के सिलसिला में अब दूसरे शहर में रह रहे हैं। दूसरा, सुबह काम के लिए निकलना और रात को लौटना, इसलिए BLO उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। और तीसरा, लापता मतदाता स्वरूप नगर की तरह ही बांग्लादेशी नागरिक हैं। वहीं इस सबके बीच पश्चिम बंगाल में SIR का विरोध जारी है। वहीं स्वयं सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ आवाज बुलंद कर रखी है। SIR पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, चुनाव आयोग द्वारा बोझिल और बिना योजना वाला काम थोपा जा रहा है। जो प्रक्रिया पहले 3 साल में होती थी उसे अब चुनावों से ठीक पहले 2 महीने में पूरा करने का दबाव डाला जा रहा है, जिससे BLOs पर अमानवीय बोझ पड़ रहा है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करती हूं कि वे संवेदनशीलता दिखाए और इस बिना योजना वाले अभियान को तुरंत रोके। पूरे मामले को लेकर TMC सरकार के रवैये और ममता बनर्जी के आरोपों पर भाजपा हमलावर है। ये भारतीय नहीं है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंग्या है, इनको
भाग जाना चाहिए। हाँ, ये ममता बनर्जी इनको दामाद बना के रखा था। इस प्रकार बातें करना, किस पद का गरिमा कैसा रखना, उनको कुछ नहीं आता है क्या? बंगाल में जो भी मरता है एसआईआर के कारण मरता है, और पूरा देश में एसआईआर चल रहा है, कोई नहीं मरता है। ऐसा क्या बीमारी आ गया बंगाल में कि सुसाइड कर रहे हैं? कि बलने से पैसा मिलता है शायद टीएमसी से, इसलिए बोलते हैं लोग। एसआईआर को लेकर बेवजह बयानबाजी की जा रही है। एसआईआर बिहार में हुआ, उससे पहले बहुत लोगों ने हंगामा किया, लेकिन बाद में एक कंप्लेन नहीं आई। जिस तरह की चर्चा हो रही है एसआईआर को लेकर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अदालत में जाए या कहीं जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये प्रक्रिया सही है, और सही प्रक्रिया जब हो रही है तो उस पर इनको एतराज हो रहा है। टीएमसी सरकार। तो डीडी न्यूज़ ने बंगाल में ग्राउंड पर हकीकत को भी परखा। इसी कड़ी में हकीमपुर चेकपोस्ट पर कतार में खड़े अवैध बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि वह किस तरीके से एजेंट को पैसा देकर पश्चिम बंगाल पहुंचने में कामयाब हुए, और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भारतीय दस्तावेज बनाने में मदद की है। लेकिन अब प्रदेश में एसआईआर के कारण उन्हें भागना पड़ रहा है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बांग्लादेशी नागरिक खुद कह रहे हैं उन्होंने टीएमसी को अपना वोट दिया। आप देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। বাংলাদেশ যাবো বলে কিভাবে যাবেনটা কিভাবে? এই যে এখন এই পার করে দিচ্ছে, শুনলাম এইভাবে। তোমরা এখানে এসো কিভাবে? এসেছিলাম ওই দালালের মাধ্যমে। আগে মানে আগে ওখানে কাজকর্ম ছিল না, অভাবে এসেছিলাম। কতদিন আগে এসেছিলেন? ওই 8 বছর। মানে এসেছিলেন কিভাবে, মানে টাকা দিয়ে? হ্যাঁ, দালাল ধরে। কোন জায়গা থেকে এসেছিলেন? ধামাখালি। সন্দেশখালী ধামাখালি দিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ। কিভাবে মানে নদী পথে এসে আপনারা প্রথমে এসে কোথায় ছিলেন? সল্টলেক সেক্টর 5। আপনারা কি এখানে ভোট দিতেন? হ্যাঁ, ভোট দিতাম, কিন্তু এখন ওই হুড়ো তাড়া হচ্ছে বলে এখন থাকতে পারছি না বলে ওই জন্য আবার বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। আপনারা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিলো। দিয়ে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। দিয়ে ওই আমাদের ওখানে একটা স্কুল আছে বাচ্চাদের, ওখানে ওই আপনার ওই চার্টে নাম এসেছিলো ছবি সমেত। দিয়ে ওই চার্ট ডেকে ভোটার কার্ডটা ওই কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির। হ্যাঁ, টিএমসির দলে। গিয়ে কি করলো? ওই ওরা ওই আপনার ওই কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে ওই জমা দিলাম। তারপরে ওই স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম। দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, ভোট দিয়েছি আমি। কিসে ভোট দিতে? আমি টিএমসি ভোট দিতে। হ্যাঁ। তুমি কি কাজ করতেন? কাজ আপনার রাজমিস্ত্রি। কোন জায়গার ভোটার ছিলেন আপনারা? ওই সেক্টর 5, সল্টলেক সেক্টর 5। আচ্ছা, তো এতদিন ধরে তাহলে আপনারা এখানে মানে বাস করতেন, কি কিছু বলতো না? না, তখন কিছু বলিনি। কার সোর্সে বসে, মানে কার হাত ধরে এখানে এসেছেন জানেন? ওই দালালের সাথে, দালাল ধরে। নাম জানেন? না, ওই তো 1 বছর এসেছিলাম, তো এই জন্য নামটা কি? আপনার নাম কি? আমার নাম মিঠু মোল্লা।